गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार कक्षा 10 CBSE के सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत मधु कांकरिया का शुरू कर रखा था, जिसके 3 भाग अपने पढ़ लिए हैं। और अब तक की यात्रा की समरी एक बार पुनः मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। हिमालय की यात्रा में अब तक हमने पढ़ा कि लेखिका ने हिमालय की यात्रा की शुरुआत की है गंगटोक अर्थात गंगटोक से, जिसका अर्थ होता है पहाड़। और गंगटोक जिसकी विशेषता बताई गई है कि मेहनतकश बादशाहों का शहर है, जिसकी सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर है। और साथ ही ये बताया है कि गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग है। युमथांग में लेखिका कुछ बर्फीली पहाड़ियाँ देखना चाहती है और साथ ही वहाँ कवि लोग स्टोक का दृश्य बताया है। उसके बाद धीरे धीरे नेपाली बच्चे युवतियाँ आदि ओझल होने लगते हैं, आने लगता है घनी वादियाँ और फल फूल, जिसमें गदराई और पाइन की धूपी के पेड़ पौधे हैं। अलावा इसके रोडाडेंड्रो और प्रियुता के फूल हैं। अलावा इसके विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं। अलावा इसके सिलीगुड़ी से लेखिका के साथ जो नदी बह रही है उसका नाम तीस्ता नदी है, जो युमथांग तक जाते जाते एक चरम सौंदर्य पर लेखिका को लगती है। लेखिका ने तीस्ता नदी के बारे में बताया भी है कि मैंने ऐसी खूबसूरत नदी पहले कभी नहीं देखी थी। लेखिका ने यह भी बताया है कि प्रकृति के इस विराट सौंदर्य के सामने हम मनुष्यों का वजूद एक तिनके जैसा है, अर्थात कोई वजूद नहीं है। प्रकृति हम सबको बहुत कुछ सिखाना चाहती है, बशर्ते मनुष्य सीखना चाहिए। लेखिका ने कहा है कि हिमालय की सौंदर्य का नाम अनंत है, अर्थात उसका कोई अंत नहीं है। और जीवन के इसी सौंदर्य का नाम हम जीवन के इस रूप में देखते हैं कि जहाँ सुखद है सब कुछ और स्वर्ग के समान सब कुछ लगता है। तीस्ता नदी में जब मैंने पैर रखा तो ऐसा लगा कि मन काव्यमय हो गया। मैंने सत्य को जाना, मैंने सौंदर्य को जाना, अंदर और बाहर से मैं भीग गई और मेरे भीतर रोमांच का एक सोता फूट पड़ता है। और साथ ही साथ मैं इतनी बहाविवल हो जाती हूँ कि शून्य तक चले जाती हूँ। एक ऋषि की तरह, एक योगी की तरह, एक मनस्वी की तरह, एक सन्यासी की तरह मेरे भीतर आत्मा परमात्मा एकाकार हो जाते हैं, मैं एकात्म हो जाती हूँ। उसके बाद लेखिका ने कहा है कि हिमालय पल पल परिवर्तित होता रहता है। ब्रह्मांड में कितना कुछ एक साथ घटित हो रहा होता है, ये मैंने अच्छी तरीके से जाना। लेखिका ने कहा है कि इसी बीच जितेन मुझे ठेलने लगा और मणि भी साथ में आ गई, लेखिका की सहयात्री है, और वो कहने लगे कि चलो आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने वहाँ देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें वो काम कर रही हैं, पहाड़ पर रास्ते बना रही हैं, पत्थर तोड़ रही हैं, अति सुंदर हैं वो। और कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जो एक बड़ी डोको अर्थात बड़ी टोकरी का नाम है, उसके अंदर अपने बच्चों को रखकर और शारीरिक श्रम कर रही है। तो ममत्व और शारीरिक श्रम दोनों एक साथ ये देखा मैंने तो थोड़ा मुझे दुख सा हुआ, मैं गमगीन हुई। इसी बीच जितेन कहते हैं कि मैडम ये तो देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख सकती हैं, आप जिन्हें देखने आए हैं पैसे खर्च करके आप उन्हें देखिए, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए। तो लेखिका का उत्तर होता है कि ये देश की आम जनता नहीं है, बल्कि ये देश के प्रति संतुलन है। अर्थात अगर ये आम जनता नहीं होगी तो देश का संतुलन डगमगा जाएगा। अर्थात बहुत बड़ी बात लेखिका ने कही है। उसके बाद यात्रा क्रमशः जारी है। इस प्रकार हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। अर्थात जब वो गाड़ी से जा रहे थे जितेन के साथ, ड्राइवर कम गाइड जितेन, तो वो जितेन बता रहा है कि यहाँ 3-3.5 किलोमीटर दूर स्कूल है और जो बच्चे हैं स्कूल में पहाड़ पर चढ़कर जाते हैं। तो लेखिका कहती है कि क्या यहाँ स्कूल बस नहीं है? मणि के पूछने पर मणि ने पूछा है कि क्या यहाँ स्कूल बस नहीं है, ये कथन है मणि का।
मणि के पूछने पर जितिन हंस पड़ा, मैडम ये मैदान नहीं पहाड़ी इलाका है, मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्बिला नहीं मिलेगा, यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी गट्ठर ढोते हैं। यहाँ पर एक बार पुनः लेखिका ने पहाड़ी जीवन की विशेषताएं बताई है और पहाड़ी जीवन की विशेषताएं बताते हुए लेखिका ने कहा है कि मैदानी क्षेत्र की तरह यहाँ पर ले देकर बहुत सी स्कूलें नहीं हैं, एक स्कूल है और एक स्कूल में ये सभी बच्चे जाते हैं। यहाँ पर मैदानी क्षेत्र की तरह कोई भी आपको वर्बिला अर्थात बड़े पेट वाला नहीं मिलेगा, ये बात लेखिका ने बताई है। और बच्चे हैं वो 3-3.5 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़कर स्कूल जाते हैं और वापस उतरते हैं। और इन बच्चों से अगर हम तुलना करें तो आपकी स्कूल बस अगर आपको 100 मीटर दूर छोड़ती है तो आपको कितनी परेशानी होती है। एक बार तुलनात्मक रूप से इन बच्चों को देखना कि 3.5 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़कर जाते हैं और 3.5 किलोमीटर उतर कर आते हैं। और मैदानी क्षेत्र में जो बड़े पेट वाले लोग मिलते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे लोग आपको दुर्लभ मिलेंगे, अर्थात बिल्कुल न के बराबर मिलेंगे। साथ ही साथ ये बच्चे क्या करते हैं, शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, अर्थात जानवरों को चराते हैं। और यहाँ से हम भी सीख सकते हैं कि हमें घरेलू कामों में परिवार वालों की थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि गांधी जी ने भी कहा है कि व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए और स्वावलंबी व्यक्ति है तो ही शिक्षा का कोई मतलब है। अर्थात अगर आपके शर्ट का बटन टूट गया है, आपको लगाना नहीं आता है तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। आपको अपने कपड़ों के आयरन नहीं करनी आती है, शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। छोटा मोटा पंखा खराब हो गया है या कोई तार डालना है, अगर आपको नहीं आता है तो आपकी शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति को कुछ कार्य ऐसे होने चाहिए स्वावलंबी के रूप में वो करने चाहिए। यहाँ से हम ये बात सीख सकते हैं। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था, अर्थात लेखिका को सफर में अब ऊंचाई की ओर चढ़ना है। हिमालय की यात्रा में रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि कि इतना ही इनको बनाया गया होगा कि एक जीप ही निकल सकती है। जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में चले जाएं। यहां से नेक्स्ट पेज। अर्थात लेखिका ने कहा कि थोड़ा बहुत भी संतुलन अगर जीप का बिगड़ जाता है तो हम हजारों फुट नीचे मिलेंगे, अर्थात पाताल तक चले जाएंगे। इन रास्तों पर जगह जगह लिखित चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने भी लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्थात जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र है वहां ऐसा लिखा होता है। तो यहाँ पर रास्ते काफी संकरे थे और इस कारण ऐसा लिखा हुआ था। थोड़ा और आगे बढ़ेगी फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन इट राउंड, अर्थात हम अपनी आप की रक्षा करें। ये जगह ऐसी है जो आदमियों को खा जाती है। पर हमें नर बख्शी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक हमें दिखे। याक जो जंगली पशु है। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान, फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने। बोकू किसका नाम है? सिक्किम के स्थानीय परिधान का नाम क्या है? बोकू। चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। सिक्किम की है, असम की है, तो क्या तोड़ेंगी? चाय की पत्तियां तोड़ेंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा चाय इन्हीं स्टेट्स में होती है। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्र मुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। ओह, इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। सिक्किम की उस युवती को लेखिका देखती है जिसने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा है। सूर्यास्त का समय है
हरे हरे बागान के अंदर है और सूर्यास्त की किरणें जब पड़ रही हैं तो इंद्रधनुषी छटा वातावरण में छाई हुई सी है। ऐसे में उस युवती का चेहरा इतना दमक रहा है, चमक रहा है सुंदरता में, लेखिका के मुख से अनायास ही निकल पड़ा, ओ इतनी सुंदरता। अर्थात ये सुंदरता मेरे लिए कहीं न कहीं असहनीय थी, मैं सहन नहीं कर पा रही थी। ऐसी सुंदर युवती मैंने आज से पहले नहीं देखी थी। कहने का मतलब लेखिका का यह है कि इन पहाड़ी क्षेत्रों में इतनी सुंदर सुंदर युवतियां, इतने सुंदर सुंदर लोग हैं और इन्हें पता तक नहीं है कि ये सुंदरता में इतने आगे हैं। नेक्स्ट, युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। लेखिका जा कहां रही है? युमथांग। युमथांग और गंगटोक के बीच की दूरी कितनी है? गंगटोक और युमथांग के बीच की दूरी है 149 किलोमीटर। अब युमथांग पहुंचना है, रास्ते में है, इसके लिए रात को रुकना कहाँ है? लायुंग में। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती है लायुंग। लायुंग की विशेषता क्या है कि गगनचुंबी पहाड़ों के बीच ये बसा, अर्थात ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच, और एक नन्ही सी छोटी सी शांत बस्ती है जिसका नाम है लायुंग। लायुंग पर्यटन स्थल है, अर्थात जगह का नाम है, पहाड़ी क्षेत्र का नाम है। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी। का मतलब है लोगों को यहाँ भौतिकवाद बिल्कुल नहीं सताता है। लोग यहाँ लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष से अलग हैं, एक शांत तरीके से मानवीय जीवन जीते हैं और प्रकृति को साथ लेकर चलते हैं। यहाँ कोई दौड़ धूप नहीं है, पैसा कमाना और भौतिकवाद में अपने आप को खपाना यहाँ के लोगों का व्यवसाय नहीं है। यहाँ सारी दौड़ धूप से दूर है जिंदगी, जहाँ लोग निश्चिंत सोते हैं, अर्थात अच्छी तरीके से जीवन बसर करते हैं, हर प्रकार के स्वार्थ से और हर प्रकार के धन, वैभव, यश से अपने आप को दूर किए हुए हैं। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तीस्ता नदी के तीर पर। तीर का मतलब किनारा। तीस्ता नदी के किनारे पर बसे लकड़ी नुमा घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम अर्थात धीरे धीरे हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत थे, अर्थात एकदम वातावरण है वो काफ़ी विचित्र था, अद्भुत था, शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी, इस प्रकार के वातावरण की तुलना की है। जैसे घुंघरुओं की रुंझुनाहट हो, जैसे मंदिर की घंटियां बज रही हो, और आंखें अनायास भर आई। इस सुंदरता को देखकर न चाहते हुए भी आंखें भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व है, बौद्ध धर्म से जुड़ा है बोधिसत्व है, अर्थात नन्हा सा बोधिसत्व का मतलब है एक ज्ञान का ऐसा दीपक जो सद्मार्ग की ओर अग्रसर करे, जो जीवन की वास्तविकता को जगाए। अर्थात महात्मा बुद्ध ये कह सकते हैं कि ज्ञान का ऐसा बुद्ध जगा, ज्ञान की ऐसी ज्योति जगी कि जैसे भीतर उगने लगा वही सुख, शांति और सुकून है, जहां अखंडित संपूर्णता है। बहुत बड़ी बात लेखिका ने कही है कि व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और सुकून कहाँ है? जहां अखंडित संपूर्णता है, अर्थात व्यक्ति में सब कुछ है, व्यक्ति हर तरीके से संपूर्ण है। और वो भी कैसा संपूर्ण है? अखंड संपूर्ण, जो कभी भी क्षत विक्षत नहीं हो, कभी भी टूटे नहीं, जो शांति चिर स्थायी हो, लंबे समय तक हो, वहाँ जीवन में शांति है। और ये किसके पास थी? महात्मा बुद्ध के पास थी, जिन्होंने जीवन के महान सत्यों को उजागर किया था और अपने भीतर उस बोधिसत्व को जगाया था, जो राजा विक्रमादित्य का बेटा था, जो एक राजा बनने वाला था, जिसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिसे जीवन के बारे में पता चला और उन्होंने जीवन के सत्य का उद्घाटन किया, बौद्ध धर्म को नए आयाम प्रदान किए। तो ऐसा ही कुछ महात्मा बुद्ध के भीतर जगा, वैसा ही मेरे भीतर जगा, जो अखंडित संपूर्णता है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। पेड़ पौधे
पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, अपने अपने ताल और अपनी अपनी गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर लेखिका का कि पहाड़ी अर्थात कहाँ पर, लायुंग के आसपास, वहाँ के पेड़, वहाँ के पौधे, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के झरने, वहाँ के मनुष्य, वहाँ के पशु, वहाँ के पक्षी सब अपनी अपनी लय, अपनी अपनी ताल के अनुसार कार्य कर रहे हैं। और हम मैदानी क्षेत्र के लोगों ने प्रकृति का नुकसान करके, प्राकृतिक वातावरण को नुकसान पहुंचाकर प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है, ऐसा करके हमने अक्षम्य अपराध किया है। ऐसा अपराध कर दिया जो क्षमा करने योग्य नहीं है, अर्थात क्षमा नहीं किया जा सकता। तो लेखिका ने इसके अंदर ये बताया है कि अगर हम पेड़ पौधे, झरने, पर्वत, पहाड़ आदि की, देखिए भारतीय संस्कृति ऐसी है, यहाँ पहाड़ों की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है, झरनों की पूजा होती है, और साथ ही साथ पीपल की पूजा होती है, पत्ते पत्ते की पूजा होती है। तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसे में अगर हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, आज बरसात कम हो रही है, कहीं ज़्यादा हो रही है, तापमान 52, 53 के आसपास जा रहा है, सर्दियों में माइनस में आ रहा है, मतलब प्राकृतिक संतुलन है वो जो एकदम बिगड़ सा गया है। ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। हाँ, यात्रा आगे जा रही है। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची, बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा, अर्थात अपनी हथेलियों में भरा, तो अतीत भीतर धड़कने लगा। अतीत कौन सा? कोलकाता रूपी महानगर से मैं चली हूँ, मैं एक लेखिका हूँ, मैं भौतिकवाद में जीवन जी रही हूँ, मैं पैसे कमाने में भी व्यस्त हूँ। ये सब बातें मेरे भीतर धीरे धीरे आने लग गई। स्मृति में कौंधा, अर्थात मेरी यादों में एक नया विचार कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। भारतीय संस्कृति में हाथ में जल को लेकर संकल्प किया जाता है कि मैं मेरे जीवन में इस प्रकार के कार्य आगे करूँगा। ये संकल्प करता हूँ या करती हूँ। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। मैं अपने आप को कमजोर मान रही थी। लेखिका अपने आप को कमजोर क्यों मान रही है? प्रकृति के विराट सौंदर्य के सामने मनुष्य का कोई वजूद नहीं है, ये सोचकर अपने आप को कमजोर मान रही है। और मनुष्य क्या समझता है कि मैं सबसे बुद्धिमान प्राणी हूं, मैं कुछ से कुछ कर सकता हूं, जबकि प्रकृति के इस विराट सौंदर्य के सामने हम कुछ भी नहीं है। क्या हम इतनी लाइट्स लगा सकते हैं कि सूर्य की रोशनी को कम कर सकते हैं? क्या हम इतनी शीतलता बरसा सकते हैं कि चांद की ज्योत्सना या चांद की किरणों के बराबर कार्य कर सकते हैं? क्या हम इतनी जगह में बरसात करवा सकते हैं कि प्राकृतिक बरसात से हम अपने आप की तुलना कर सकते हैं या उसको हरा सकते हैं? अर्थात बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब यह है कि प्रकृति के इस विराट सौंदर्य के सामने हम मनुष्य एक तिनके की भांति हैं, जो कभी भी क्षत विक्षत हो सकते हैं, खंडहर हो सकते हैं और नष्ट हो सकते हैं। भीतर का सारा हलाहल यानी जहर, विष, सारी तामसिकताएं कौन सी? मेरे हृदय में झूठ है, प्रेम है, धोखा है, छल है, ये सभी तामसिकताएं बह जाए, मैं संकल्प कर रही हूँ। इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया, तो देखते देखते एक आदिम रात्रि के महक से, परियों की कहानी से मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय मणि, अर्थात लेखिका की सहेली है जो 50 साल की है, मेरी 50 वर्षीय सहेली जिसका नाम है मणि ने कुमारियों को भी मात करते वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, पता नहीं कहाँ से आया इतना आनंद। लेखिका ने ये कहा है कि जितेन
रात के समय, अर्थात रात में एकदम वातावरण नीरव है, शांत है और किसी भी प्रकार का कोई शोर नहीं है, सन्नाटा है। ऐसे में जितेन ने और म्यूजिक शुरू किया। उस म्यूजिक में मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने इतना जानदार, इतना शानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि वह युवतियों को भी हराने में सक्षम हुई। कुमारियों शब्द है ना, कि जैसे प्रस्तुत किया कि कुमारियों को भी मात करते हुए, अर्थात नव युवतियों को भी हराते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया। और मैं आश्चर्यचकित हो गई ये देखकर कि इतना आनंद और इतना जो जोश है वो आखिर आया कैसे। बात करें लायुंग की सुबह की, युमथांग से लेखिका युमथांग पहुंच रही है। युमथांग से पहले पड़ाव कहां ले रही है? लायुंग में। रात को कहां बिताया? लायुंग। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, काफी सुंदर। तीसरा नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू। यहाँ पर लोग अपना जीवन किस प्रकार से चलाते हैं? पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से, अर्थात सी लेवल का मतलब है समुद्री सतह से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम यहाँ ये जो बेचैन वर्ड है ये गलत लिखा हुआ है बुक के अंदर। बै पर 2 मात्रा है, जबकि बै पर 1 मात्रा आएगी, च पर 2 मात्रा आएंगी। बेचैन, चैन में बे उपसर्ग लगा है। हाँ, इस बात को देख देना आप। 14,000 फीट की ऊंचाई पर थी। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। अर्थात राजस्थान का कोई व्यक्ति अगर हिमालय की सुंदरता को देखने के लिए जाए, या जम्मू कश्मीर जाए, हिमाचल प्रदेश जाए और वो वहाँ के पहाड़ी सौंदर्य को देखे और वहाँ पर बर्फबारी को देखे, तो उसके लिए वो बर्फबारी किसके समान है? जन्नत के समान है, स्वर्ग के समान है। तो लेखिका जो गंगटोक से चलती है वो किसको देखने के लिए? बर्फबारी को। और लगातार इसकी चर्चा करती जा रही है कि अब हम समुद्री सतह से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, बर्फ देखने के लिए बेचैन हूँ। और मैं क्यों बेचैन हूं? क्योंकि मैदानी क्षेत्रों के लिए बर्फ देखना किसी जन्नत से कम नहीं होता। और लेखिका को जन्नत अवश्य देखने को मिलेगी, लेकिन वो मिलेगी अगले वीडियो में, आपको भी देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ आप हिमालय की यात्रा अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस वीक पूरा हिमालय की यात्रा करेंगे और 1 वीक के बाद हम लौटकर वापस आएंगे। हिमालय की यात्रा क्रमशः जारी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।